चंद्रशेखर का दुश्मन कौन है? कौन है जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को इस कदर नापसंद करता है कि उनकी जिंदगी छीन लेना चाहता है? आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर हवाबाजी करने वाली यूपी की डबल इंजन सरकार की फेलियर का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई घटना पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या मेरी बात यानी कि मेरा ताना कांग्रेस को लग गया? 3-4 दिन पहले मैंने राहुल गांधी को लेकर एक ताना मारा था, सवाल किया था, आज उसका परिणाम देखने को मिला है। मुंबई में एक सोसाइटी में बकरा अपने घर ले जाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया, मगर आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके पीछे की असलियत क्या है, क्योंकि गोदी मीडिया के तमाम लपट झंडिसों ने मिलकर कहानी को दूसरा ही रूप दे दिया। एक मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी सामने आया है, जहां पर बकरीद की छुट्टी को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस पर भी बात करेंगे। तथा देश में और कितना आग लगाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियां, जिन क्षेत्रों में कभी भी किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां भी जाति या धर्म के आधार पर कोई मतभेद हो सकता है, उन क्षेत्रों में भी नफरतबाजों ने नफरत के बीज बो दिए हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के भरोसे नहीं चलते, हमें आपका साथ चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। विश्व गुरु भारत के रामराज्य वाले उत्तर प्रदेश के देवबंद में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के ऊपर कुछ लोगों ने बेहद चिंताजनक और अफसोसनाक घटना को अंजाम दे दिया। चंद्रशेखर किसी भी तरीके के खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड होने तक वो अस्पताल में ही भर्ती थे। खबर है कि उनके काफिले से सटी हुई एक स्विफ्ट डिजायर कार से आए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। दैनिक भास्कर के अनुसार 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। घटना के बाद देर रात चंद्रशेखर ने वीडियो जारी करके कहा कि मुझे अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। वहीं अस्पताल में चंद्रशेखर का हाल जानने पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे लोग भी पहुंचे और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। वहीं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर प्रदर्शन किया और चंद्रशेखर को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी जैसे अनेक शहरों में समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत जैसे तमाम लोगों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खबर यह भी है कि रात में 3 बार चंद्रशेखर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अस्पताल में हाल जानने वालों का तांता लगा हुआ है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से ढेर सारे समर्थक अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल के आसपास और अस्पताल के भीतर भी धरना प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई घटना चिंता में डालने वाली है। खबर है कि शरीर पर निशान छोड़कर छूती हुई निकल गई है। चंद्रशेखर अस्पताल में है और ठीक है। क्या सब कुछ इतना बेलगाम हो गया है? इस आखिरी लाइन पर जरा गौर करिए, क्या सब कुछ इतना बेलगाम हो गया है? सवाल यह है कि क्या अभी भी ये पूछने की बात रह गई है? जब पुलिस कस्टडी में मध्य प्रदेश से यूपी लाया जा रहा अपराधी पुलिस वालों से ही हथियार छीन के भागने लगता है और बाद में उसकी गाड़ी पलट जाती है। पुलिस कस्टडी में ही इलाहाबाद में अतीक और उसके भाइयों को निपटा दिया जाता है। सरेआम कोर्ट में जज के सामने बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं और जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले ही व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट लेते हैं, क्या किसी भी रूप में ये बात कही जा सकती है कि कानून व्यवस्था की लगाम किसी के हाथ में है? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश से आए दिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो दर्शाता है कि वहां का पुलिस सिस्टम किस कदर फेल हो चुका है। कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। ये बात सोच से भी परे है कि पुलिस कस्टडी में किस तरीके से लोगों को निपटाया जा रहा है। चंद्रशेखर राह चलते कोई सामान्य आदमी नहीं है, इनके पीछे लाखों चाहने वाले हैं। कुछ साल पहले जिस व्यक्ति को टाइम मैगजीन में उभरते हुए नेताओं की सूची में जगह दी थी, उस पर सरेआम इस तरीके से चिंताजनक घटना को अंजाम दे दिया जाए तो फिर बात सवाल पूछने की नहीं है। क्या सब कुछ बेलगाम हो गया है? अब बात करने वाली है और कहने वाली है कि हाँ, सब कुछ बेलगाम हो गया है। मंच पर खड़े होकर हाथ में माइक लेके अपने मुंह मियां बिट्टू बनना बहुत आसान होता है। खुद ही हाथ घुमाकर अपनी पीठ थपथपा लेना बहुत आसान है, मगर जमीनी हकीकत क्या है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की ये सबको मालूम है और इसकी तस्दीक आए दिन हो रही दुर्दांत घटनाएं करती हैं। बात महिला सुरक्षा की हो, फिरौती की हो, अपहरण की हो, सरेआम किसी की जिंदगी छीन लेने की हो, सच में उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है। चंद्रशेखर के साथ हुई घटना तमाम सवाल पैदा करती है कि आखिर ये खेल किसने किया होगा। घटना के बाद इस मामले में प्रयोग हुई डिजायर कार 7 किलोमीटर की दूरी से बरामद कर ली गई और जिस युवक के घर के बाहर ये कार खड़ी थी, छोड़कर भागे थे हमलावर, उसने खुद ही पुलिस को जानकारी दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर युवक से पूछताछ भी की। दैनिक भास्कर के अनुसार वहां से यह पता चला कि घटना को अंजाम देने वाले तीनों युवक देवबंद के ही हैं और वो सब एक साथ पढ़ते थे। तीनों का नाम, पता और फोन नंबर पुलिस को मिल चुका है। हालांकि अभी इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस वीडियो के शूट होने तक। जाहिर सी बात है, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उभरते हुए नेताओं में से एक हैं, जिनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 4 बेहद
बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस घटना को राजनीति से अलग करके देखना पूरी तरह से बेमानी होगी। सवाल यह है कि वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें चंद्रशेखर की राजनीति से दिक्कत है। क्या चंद्रशेखर को डराने या दबाव बनाने का कोई प्रयास किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति और आसपास में होने वाले चुनाव में कौन है जो चंद्रशेखर को मोहरा बनाना चाहता है? इन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक पुलिस स्वतंत्र जांच करके असलियत सामने नहीं लाती। मगर कुल मिलाकर इस घटना ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और वहां के मुख्यमंत्री तथा डबल इंजन की हकीकत को सामने लाद कर रख दिया है और बता दिया है कि दोनों इंजन एक साथ धुआं छोड़कर बंद हो गए हैं। अब जरा सी बात बकरीद की कर लेते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार आप मुंबई की उस घटना के बारे में सुन रहे होंगे जहां पर एक सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार बकरा खरीद कर अपने घर ले जाता है, जिसे देखकर सोसाइटी के लोग भड़क जाते हैं और कहीं जय श्री राम की नारेबाजी होने लगती है तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होने लगता है। तमाम मीडिया चैनलों ने इस तरीके से खबर बताई कि ये परिवार बकरे की बलि देने के लिए घर लेके जा रहा था, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। और न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने पूरा मामला स्पष्ट रूप से सामने रखा है और बताया है कि ये मुस्लिम परिवार बकरे को बलि देने के लिए नहीं बल्कि कुछ दिन तक बकरे को अपने घर में रखने के लिए लेकर गया था और इसके प्रमाण भी सामने आए हैं, क्योंकि बलि देने का स्थान अलग होता है। इतना ही नहीं, जिस सोसाइटी में ये लोग रहते हैं यानी कि एलारा, एस्ट्रेला और अटरिया के निवासी बकरीद से 2-3 दिन पहले बकरियों को रखने के लिए एक अलग स्थान की मांग कर रहे थे, मगर बिल्डर उन्हें कोई स्थान मुहैया नहीं करा पाया। मोहम्मद जुबैर ने यह भी बताया है कि बिल्डर उन्हें पिछले 2 साल से जगह मुहैया नहीं करवा रहा है, जबकि यह उनका अधिकार है। और इन लोगों ने जगह मुहैया न कराने पर खुद ही संबंधित बिल्डर और कंपनियों को बताया था कि हम बकरीद से पहले कुछ दिन तक बकरा अपने घर में रखने के इच्छुक हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। इसके साथ ही हम आसपास की साफ सफाई और हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखेंगे। मुस्लिम परिवारों और इन कंपनियों के बीच की बातचीत का ईमेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि कहीं भी इस मामले में संदेह करने जैसी कोई बात नहीं थी और पहले ही स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम बकरे को सिर्फ अपने घर में 4 दिनों के लिए रखने की अनुमति चाहते हैं। साथ ही आश्वासन भी दिया गया था कि सुरक्षा और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मगर पिछले कुछ सालों में भारत की राजनीति ने एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ इस कदर खड़ा कर दिया है कि छोटी छोटी बातों पर भी लोगों की भावनाएं आहत होने लगती हैं और उनका धर्म खतरे में आ जाता है। मुस्लिम परिवार को घेर कर शोर मचाने और उन्हें प्रताड़ित करने के तमाम वीडियोज आपने देखे होंगे, मगर सोचने वाली बात यह है कि जो लोग बकरे को लेकर इतना भड़क रहे थे उनमें से ज्यादातर सुबह शाम हाथों में 2-2, 3-3 कुत्ते लेकर टहलाते हैं। बड़ी शान से बताते हैं कि कौन सा कुत्ता किस प्रजाति का है, कौन से ब्रीड का है। मैदानों और पार्क में कुत्ते को लेकर टहलना तो आम बात है, घर के किचन तक कुत्तों को घुसने की इजाजत रहती है, बिस्तर तक पर सोते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं होती जानवर से। बहुत सारे लोग अलग अलग जानवरों को भी पालते हैं लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। होली के मौके पर बकरीद से ज्यादा नॉनवेज खाया जाता है और पिया भी जाता है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब होली के मौके पर यदि अधिक नॉनवेज खाया जाता है तो काटा भी जाता होगा, बिना काटे तो मिलता नहीं है, और यदि काटा जाता है तो किसी न किसी जीव की जान भी जाती होगी, लेकिन उस वक्त किसी को भी जीव प्रेम पैदा नहीं होता और बकरीद से 2-4 दिन पहले ही सबका जीव प्रेम पैदा हो जाता है और बताने लगते हैं कि मासूम जानवरों को काहे मार रहे हो। मैं जीव हत्या का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं, मगर इसके नाम पर जो सांप्रदायिकरण होता है, जो बांटने की राजनीति होती है, उसकी मुखालफत करता हूं। सवाल यह भी उठना चाहिए कि सोसाइटी के लोगों के बीच ये भ्रम किसने फैलाई कि इस मुस्लिम परिवार जो बकरे लेकर आए हैं उन्हें फ्लैट में ही बलि दी जानी है। हालांकि गोदी मीडिया तो बाद में फैलाया होगा, पहले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सक्रिय हुई होगी, तभी सोसाइटी के सैकड़ों लोग एक साथ उतर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बकरीद कोई कल का बना हुआ त्यौहार तो है नहीं, ये सैकड़ों साल से चला आ रहा है। कम से कम मैंने अपने जीवन काल में इस तरह की घटना नहीं देखी कि एक दूसरे के त्योहारों को लेकर इस कदर नफरत पैदा कर दी गई हो। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से खबर आई कि ईद के अवकाश को वर्किंग डे के रूप में घोषित कर दिया गया है, जिसका विरोध करते हुए शिक्षक संघ ने इसे सांप्रदायिक निर्णय बताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 29 जून ईद उल जुहा को कार्य दिवस के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि डीयू के शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम 30 जून को होना है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग त्योहार मना रहे हैं वो अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने मंगलवार को एक बयान जारी कर विश्वविद्यालय प्रशासन से बेहद सांप्रदायिक कदम को वापस लेने की मांग की। बहरहाल पिछले कई सालों की लगातार मेहनत ने समाज को तो बांट ही दिया था, लेकिन ये बंटवारा अब सिर्फ आम जनता के बीच नहीं रह गया है, उन जगहों पर भी पहुंच गया है जहां पर जाति और धर्म कभी कोई मायने ही नहीं रखता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के सेना की। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि 23-24 जून के दरमियान रात को सेना के जवानों ने मस्जिद में घुसकर नमाजियों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। हालांकि घटना के चश्मदीदों ने टेलीग्राफ को बताया है कि रविवार को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों से माफी मांगी है। दवार के अनुसार जय श्री राम का नारा लगाने वाले आरोपी मेजर को हटा दिया गया है, कार्य से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं ने इस मामले की निंदा की थी और जांच का अनुरोध करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मगर चिंता की बात यह है कि यह घटना यहीं तक नहीं है। सवाल और जांच इस मामले की होनी चाहिए कि सेना के भीतर इस कदर नफरत कहां से आई है। जिस सेना के बारे में कहा जाता है कि वो भारत की सेना है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, तो फिर भारतीय सेना में नफरत के बीज किसने बो दिया है। अब जरा सी बात मणिपुर की भी कर लेते हैं। लगभग 2 महीने होने वाले हैं, मणिपुर लगातार हिंसा की चपेट में बना रहा। मणिपुर की जनता ने डबल इंजन लगा कर दिया
गया था, लेकिन दोनों इंजन एक साथ धुआं छोड़कर बंद हो गए हैं ऐसा लगता है। मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो में कहा था, अनेक राजनीतिक दल दिल्ली में बैठकर मणिपुर को शांत कराने की मांग करते हुए सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सभी राजनीतिक दल मणिपुर क्यों नहीं जाते। मैंने ये भी कहा था कि विभाजन के वक्त महात्मा गांधी जलते हुए बंगाल में पहुंच गए थे, जहां पर जाने की हिम्मत बहुत सारे लोग नहीं जुटा पाते, मगर अकेले महात्मा गांधी जब उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां जहां भी वो गए मामला शांत हो गया। हमने पूछा था कि क्या आज के नेताओं में वो लीडरशिप नहीं बची है, क्या उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद मणिपुर जाकर वहां के लोगों का हालचाल जाने। भाजपा की मणिपुर की सरकार हो या केंद्र की सरकार, इस मामले में दोनों ही बुरी तरह से फेल नजर आते हैं। तो क्या सारी जिम्मेदारी उन्हीं के मत्थे छोड़ दिए जाने का वक्त है। मैंने पूछा था कि आखिर मणिपुर जाकर राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात क्यों नहीं करते। इन सवालों के 2-3 दिन बाद खबर आई कि राहुल गांधी मणिपुर जाने वाले हैं और आज पता चला है कि मणिपुर पहुंच चुके हैं। इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन एक सवाल और है कि इतनी देरी से क्यों। कुछ दिन पहले चले जाते तो शायद मामले को और जल्दी संभाला जा सकता था। वहीं एक सवाल और भी है कि जिन 10 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री को मणिपुर की समस्या को लेकर पत्र लिखा था, वो राजनीतिक दल और उनके बड़े बड़े नेता कहां हैं। क्यों नहीं सब के सब एक साथ मिलकर मणिपुर की जनता के साथ खड़े होते हैं उनके पास जाकर। लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर एक और खबर सामने आई है कि मणिपुर पहुंचते ही इंफाल से 20 किलोमीटर पहले ही उनका काफिला रोक दिया गया है वहां की पुलिस द्वारा। यानी कि जो मणिपुर की पुलिस, वहां की सरकार लगातार चल रही दुर्दांत घटनाओं को 1.5 महीने से 2 महीने से नहीं रोक पाई, वो राहुल गांधी के काफिले को तुरंत रोक लेती है। इस वीडियो के शूट होने तक राहुल गांधी का काफिला रुका हुआ था, वो पीड़ित लोगों से मिल नहीं पाए थे। भाजपा सरकार की यह करतूत दर्शाती है कि खेलब न खेले देव खेलबे बिगाड़, यानी कि हम खुद वहां जाकर लोगों से नहीं मिलेंगे, ना ही मामले को शांत कराएंगे, और दूसरा कोई प्रयास करेगा तो उसे भी करने नहीं देंगे। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री भी मणिपुर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार घटनाएं सामने आती रही, यानी कि उनका जाना पूरी तरह से फेल कहा जा सकता है, या यूं कह लीजिए कि उसका कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, देखिए और कहां कहां आग लगती है या लगाई जाती है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश के जिस हिस्से में भी साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जाए या फिर अपने से हो जाए, सभी राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि वो तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचे, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष से ज्यादा होती है। मणिपुर में यदि सभी विपक्षी दलों ने समय रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाया होता तो आज मणिपुर की स्थिति शायद ऐसी नहीं होती। और ये सारी बातें मैं तब कह रहा हूं जब सरकारी मशीनरी यानी कि डबल इंजन पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। काम पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।